हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का हमारा ये लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए। लेक्चर नंबर 3 तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? हाँ, लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या करा था? हमने क्या बोलते हैं स्टार्ट करी थी कि प्री फर्टिलाइजेशन में एंथर और फिलामेंट, मतलब मेल फर्टिलाइजेशन का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें एंथर और फिलामेंट के बारे में मैंने आपको सारा अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए, लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखिए। एज द एंथर डेवलप as the anther develop, the cell of the sporogenous tissue undergo meiotic division, ठीक है, देखिए बोल रहा है टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, what would be the ploidy of this tetrad? What would be the ploidy of tetrad? ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछ रहा है हमको, क्वेश्चन समझ आ गया? चलो, बोल रहा है कि जैसे जैसे हम एंथर को फॉर्मेशन करते हैं, डेवलप होती है, और एंथर में आपने देखा था कि लास्ट वाला पोर्शन में जो मतलब टेपेटम के बाद जो चार मतलब सर्कल बनी हुई थी वो स्पोरोजेनियस टिश्यू है। तो वो स्पोरोजेनियस टिश्यू जो बनता है तो उसमें मियोटिक डिवीजन होती हैं। अब मियोटिक डिवीजन होने के बाद एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, मतलब 4 शेप का, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी प्लॉइडी पूछ रही है कि आपको उसकी प्लॉइडी क्या होगी। ये हमारे पास ना सबसे पहले ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन से पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हम अब फॉर्म करेंगे। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बनाएंगे ना, तो उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से प्रोसेस से इस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया था पहले, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और उसका आंसर हम इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको टेट्राड नहीं पता होगा, स्पोरोजेनेसिस की वो मैं बताऊंगी कैसे टेट्राड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया वो। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, चलिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम pollen mother cell इसको बोलते हैं हम PMC। ठीक है, is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, समझ गए? देखो बोल रहा है कि माइक्रोस्पोर पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। वैसे आप नेम में भी देख सकते हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अगर मैं इसको अलग अलग भी कर दूं, जैसे हमने पढ़ा था ना डाइजेशन में, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो ये बोल रहा है इसका मतलब होता है, इस वाले पोर्शन का मतलब होता है जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जेनेशन तो किसका, माइक्रोस्पोर का, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए हो गया ये, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, हमारा माइक्रोस्पोर फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर क्या हो जाएगी ना, अब ये क्लस्टर में अरेंज हो जाएगा। क्लस्टर मतलब होता है गुच्छ बन जाएगी, ठीक है। तो देखो आगे लिखिए, एज द माइक्रोस्पोर फॉर्म, जैसे कि हमने माइक्रोस्पोर तो फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, देन दिस microspore arrange in the cluster, ठीक है। then this microspore arranged in a cluster of 4 cell, मीन्स ऐसा 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्लस्टर में जुड़ जाएगा। तो उस देन द स्ट्रक्चर फॉर्म इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखो हो गया, यही टेट्राड हमारा था, समझ गए। देखो ये पहले क्या कहते हैं बना लीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि जैसे कि एक माइक्रोस्पोर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बना ली। अब वो माइक्रोस्पोर क्या होगा ना कि आगे जाके वो अपने साथ एक से साथ 4 के पेयर में जुड़ जाता है, 4 के पेयर में क्लस्टर बन जाता है। तो उस 4 के पेयर को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर, और टेट्राड का मतलब 4 होता है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलो नोट कर लिया ये, देखो क्या बोल रहा है ये, कि मान लो ये हमारा माइक्रोस्पोर बन गया था, ये हमारा एक माइक्रोस्पोर बन गया था, ठीक है। ऐसा मैं बता रही हूँ एक माइक्रोस्पोर है। अभी ये आगे जाके क्या होगा, ये टेट्राड फॉर्मेशन, ठीक है। हाँ तो ये आपस में ना एक साथ कैसे भी जुड़ सकते हैं, ऐसे मान लो ऐसे जुड़ रहा है, छोटा हो गया, ऐसे जुड़ रहा है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हमारी हो गई माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, समझ गए। ये हमारी हो गई माइक्रोस्पोर, और ये हो गई हमारी माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखो समझ गए। चलिए अब मैंने पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर अब नोट करेंगे। अब बहुत बच्चों को इसका आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। चलो पहले ये नोट कर लो, चलिए ठीक है, समझ गए। देखो तो क्या था क्वेश्चन, हमसे क्या पूछा था, देखो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि जैसे एंथर डेवलप होता है तो इस क्या बोलते हैं डेवलपमेंट के बाद दौरान स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होती है वो जाती है रिडक्शनल डिवीजन में, ठीक है। स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या जाती है हमारी रिडक्शनल डिवीजन में। तो इमेजिन करो ये हमारी क्या है, उस क्वेश्चन का मैं आंसर दे रही हूँ, ये हमारा स्पोरोजीनियस टिश्यू हो गया, ठीक है। इसके नीचे लिख लीजिए स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि ये रिडक्शनल डिवीजन में जाती है हमारी, हाँ तो ये बनाएगा क्या माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के ही स्पोरोजीनियस टिश्यू के रिडक्शन से माइक्रोस्पोर बनती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन को हम क्या बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो बोल रहा है स्पोरोजीनियस टिश्यू हमारी रिडक्शन मियोटिक डिवीजन करी और उससे जो बना तो वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि उससे बना क्या टेट्राड बना, तो उस टेट्राड की प्लॉइडी पूछ रही है। तो सबसे पहले देखो हमारी स्पोरोजीनियस टिश्यू की प्लॉइडी क्या होती है, इसकी 2n होती है, क्योंकि ये तो सेल है, टिश्यू है, और टिश्यू पूरा का पूरा किसका एंथर का पार्ट है, ये टिश्यू तो एंथर का पार्ट है ना। तो एंथर की क्या होती है, एंथर की प्लॉइडी हमारी क्या होती है 2n, डिप्लॉयड होता है, तो ये भी हमारी क्या है कि डिप्लॉयड। लेकिन अब क्या हो रहा है मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन का मैंने पहले ही बता रखा है, मैं जब ऑर्गेनिज्म वाला पढ़ाती रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसमें ही मैंने बताया था मियोटिक डिवीजन क्या होती है हमारी रिडक्शनल डिवीजन को बोलते हैं, ठीक है। रिडक्शन का मतलब जो जितना प्लॉइडी है हमारा उसका हाफ हो जाएगा,
ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन हुई हमारी। ठीक है, देखिए तब रिडक्शनल डिवीजन है तो ये प्लॉइडी डिप्लॉइड थी तो ये क्या हो जाएगी हमारी हैप्लॉइड। अब देखो ये हैप्लॉइड हो गई। अब देखिए माइक्रोस्पोर से माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बनता है, हाँ ये एक साथ क्या होता है, यहाँ देखिए देखो अब टेट्राड फॉर्मेशन लिखिए, टेट्राड, क्योंकि हमें फाइनल टेट्राड की प्लॉइडी पूछ रही है, टेट्राड फॉर्मेशन। देखो इसमें क्या है, टेट्राड को क्या किया था हमने, ऐसा ऐसा माइक्रोस्पोर हमने चार को एक साथ इकट्ठे कर दिए थे, तो 1 2 3 4 चार माइक्रोस्पोर को हमने क्या करा, इकट्ठा कर दिया, तो ये हमारी बन गई माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, देखो अब देखो बस माइक्रोस्पोर को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने से क्या होती है उसकी प्लॉइडी बढ़ तो नहीं जाएगी, ऐसा फौरन नहीं हो जाएगा ये, हाँ ये तो रहेगा तो आपका एन ही ना, हाँ कि इसकी एन थी तो इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी हमारी एन होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब साथ में जोड़ने से ये फ्यूजन नहीं हो रहा है, देखो जाइगोट नहीं बन रहा है ये, सो आप उसको फौरन कर दोगे। बस 4 सेल थे, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, ये सबको एक साथ रख दिया। ठीक है, जैसे कि मान लो कि क्या बोलते हैं हमारा जो स्पर्म रिलीज होता है, तो स्पर्म बहुत सारे मात्रा में रिलीज होता है और उसके साथ वो ओवम के पास जाता है, तो सारे स्पर्म की गैमिट होती हैं जो वो स्पर्म, उसकी प्लॉइडी तो हैप्लॉइडी होती है ना, एन ही होता है ना, ऐसा नहीं है कि एक साथ जब बहुत सारा निकला मिलियन 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होती है एक बार एक इन कॉपुलेशन में, तो क्या वो सारे के सारे मतलब वो एक साथ हो जाता है, जुड़ जाता है, सारे के जोड़ते नहीं ना, वो निकला। तो ऐसे ही बस ये टेट्राड का फॉर्मेशन, मतलब चारों को एक साथ रख दिया, उसको क्लस्टर के जैसे टाइटली बॉन्ड कर दिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इमेजिन कर लो ये हमारा एक ये माइक्रोस्पोर है। ठीक है, ये एक माइक्रोस्पोर है, इसकी प्लॉइडी हमारी क्या हुई, एन हुई। ऐसी माइक्रोस्पोर ये भी हुई, ये भी हुई, ये भी हुई। बस इसको क्या करना है ना आपको कि हमें ऐसे बंद करके ऐसे रख दिया हमने, हाँ तो ये रख दिया, तो इसको हमने जोड़ा नहीं ना। फ्यूजन जाइगोट का फॉर्मेशन क्या होता है, वो एक के सेल को तोड़ के दूसरा सेल घुस जाता है उसके अंदर, तो फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना, ये तो एक बंडल जैसे बन गया, ये बंडल जैसा ही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस होंगी, जो कैरेक्टर पहले वाले माइक्रोस्पोर में होगी वही एक कैरेक्टर होगी। ठीक है, बस क्या हो गया, इसका साइज बढ़ जाएगा क्योंकि ये 4 है, 4 एक साथ है। ठीक है, तो ये लेकिन प्लॉइडी तो सेम ही होगी ना। तो समझ आ गया आपको कि इसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड क्यों हुई। चलिए बस यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी क्या होगी। ठीक है, चलो नोट कर लो, चलिए नोट कर लिया। देखो अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखो क्या होता है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये सारे के सारे केसेस किस में हो रहा है, ये सब के सब हमारे एंथर में चल रहा है, ये सारे प्रोसेस हमारा एंथर के अंदर चल रहा है। अब क्या होगा कि अब क्या होगी कि ना एंथर का पानी खत्म हो जाएगा, एंथर सूखना स्टार्ट हो जाएगा। एंथर सूखेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डेहिसेंस मतलब डिसोसिएट कर जाएगा। अब वो टूटने की बारी आ गई, एंथर की वॉल जो टूटती है ना, इसकी एंथर की वॉल क्या अब टूटेगी, और एंथर की वॉल टूटेगी जिसकी वजह से क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो जुड़ा हुआ था वो अलग हो जाएगा। अब अलग अलग हो जाएगा तो ये जो जुड़ने के बाद जो यहाँ पे अलग बन जाएगा ना, तो ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगी, तो ये बनती है हमारी पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन देखो, ठीक है, इसकी प्लॉइडी भी कितनी होगी वही। अब यहाँ पे लिख लीजिए हुआ क्या। ठीक है, अभी मैं पूरा लिखवाऊंगी बट यहाँ पे लिख लो। पॉलन ग्रेन हो गया आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डेहिसेंस लिख लो, डेहिसेंस ऑफ एंथर वॉल, डेहिसेंस ऑफ एंथर वॉल। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर लिख देती हूँ नया। ठीक है, एंथर वॉल, एंथर वॉल के डिसोसिएट हुई और उससे पूरा का पूरा पॉलन हमारा बाहर निकल गया। मैं देख लेती, चलिए ठीक है, ये वाला यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं इधर लिख रही हूँ तब तक मिटा के। ठीक है, इसका लैंग्वेज लिख लेंगे, वो वाला लाइन बस लिख लीजिए, इसी के साथ वो टेबल बना लीजिएगा, इसीलिए मैंने यहीं पे लिखवा दिया था। चलिए दिख रहा है वैसे, लिख लीजिए। लिखिए आफ्टर डेहिसेंस ऑफ एंथर वॉल, एंथर वॉल के टूटने के बाद। ठीक है, अब लिखिए व्हेन एंथर मैच्योर, जब मैच्योर हो जाती है एंथर, तो ये क्या हो जाती है, तो ये ड्राई हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑकर होता है
डेहिसेंस ऑकर होता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर वॉल, सारे के वॉल, एंथर का वॉल जो होगा हमारा डेहिसेंस हो जाएगा, और डेहिसेंस हो जाएगा देन रिलीज हो जाएगा इसमें से, ठीक है। डेहिसेंस हो जाएगा एंथर वॉल का, और फिर इसमें से क्या हो जाएगा, रिलीज होने लगेगी, ठीक है। रिलीज एंड जो हमारी माइक्रोस्पोर टेट्राड बनी हुई थी ना, वो डिसोसिएट, सेपरेट हो जाएगी फ्रॉम, एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पोलन ग्रेन तो अलग अलग होता है ना, तो उस केस में उससे हमारी जो बनेगी प्रोडक्ट, तो ये बनती है हमारी पोलन ग्रेन, जो मैंने वहाँ लिखवाया है, पोलन ग्रेन, ठीक है। चलिए फ्लोइडी एनी होगी इसकी फ्लोइडी, ठीक है, नोट कर लो, ये वाला लैंग्वेज है, चलिए नोट कर लीजिए। चलो सो हो गई, पढ़ लिया। चलिए देखो अब क्या है, हो गई हमारी कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब हमें पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मेन काम हमारा मकसद क्या था, हमें पोलन ग्रेन ही बनाना, क्योंकि पोलन ग्रेन ही हमारी क्या है, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। पढ़ रहे हैं हम रिप्रोडक्शन, तो हमें मतलब किस चीज़ को होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से, क्योंकि उनको हमको फ्यूजन कराना है। तो देखो अब लिखिए पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, चलो इसको बोलते हैं हम मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। देखो इसका शेप होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप का होता है, विथ डायमीटर लिख लीजिए, पूछ देता है डायमीटर आपका ना, पोलन ग्रेन का पूछ देता है, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। इसका डायमीटर होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मीन्स ऐसे लिख लीजिए, माइक्रोमीटर ऐसे ही लिखाता है, माइक्रोमीटर, ठीक है। चलो समझ गया। चलो अब इसकी लेयर्स, मतलब अब इसके ना वॉल्स होते हैं, ठीक है। देखो ये होती है बाई लेयर, बाई लेयर, ठीक है। दो लेयर होती हैं, एक आउटर एंड सेकेंड इज इनर, आउटर लेयर, इनर लेयर, यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो समझ गया। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन, EXINE, एक्साइन, ठीक है। इनर लेयर का नाम है एंटाइन, ENTINE, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक्साइन एंटाइन, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो देखो एक्स, एक्स मतलब याद कर लो एग्जिट, एग्जिट क्या होती है, बाहर जाना, हाँ, और इंट INT एंटर, INT एंटर, एंटर का मतलब अंदर आना, ठीक है। तो अंदर वाले को ऐसे याद कर लो एंटर, INT से एंटर से, और बाहर वाले को याद कर लो आउटर, एग्जिट करने से, याद है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक याद कर लोगे ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लो, अगर आपको यह है एक्स मतलब एग्जिट, लिख लो एग्जिट, और इसके लिए एंटर, एंट्री, ठीक है। चल ENTRY होता है, लेकिन एंटर लिख लो, कि मैंने एंट्री समझाने के लिए आपको लिखा है, स्पेलिंग पे ये मत जाना कि ENTRY, एंटर लिख लो आप सीधे यहाँ पे। हमारा ये लर्न करने का स्पेलिंग है, ये ग्रामर और इंग्लिश वाली स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। चलिए ये आपको शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए, चलिए ठीक है, हो गया। सो फिर से ऊपर लिखिए दो लेयर और
पोलन ग्रेन का 2 लेयर लिखेंगे, आउटर एंटर, क्योंकि उसके बारे में कुछ लिखना है, बहुत कुछ लिखना है, कुछ नहीं बहुत कुछ, ठीक है। पोलन ग्रेन लिखा हुआ है हमारा, आप उसी के नीचे लिखना। मैं लिख रही हूँ, ये था हमारा आउटर वाली लेयर, ये वाली हमारी इनर लेयर। चलिए देखो, ये बना होता है हमारा स्पोरोपोलेनिन। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब देखो, स्पोरोपोलेनिन देख के आपको कुछ याद आया? मैंने टेपेटम का आपको क्या लिखवाया था कि इस पर जो सिक्रेटरी फेज होती है हमारी, स्पोरोपोलेनिन सिक्रेट करती है, ठीक है, टेपेटल सेल, देख रहे हो। देखो अब इसका बहुत, ये मोस्ट रेजिस्टेंट पार्ट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, विच कैनॉट ब्रेक बाय एनी एंजाइम। इस पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है। टेम्परेचर, ये भी लिख लो, ना कोई टेम्परेचर का असर पड़ता है, ना कोई एंजाइम का असर पड़ता है, ना कोई प्रेशर का असर पड़ता है, समझे। जिद्दी है ये, ठीक है, जिद्दी बच्चे नहीं होते, वैसा ही है ये, ठीक है। जैसे हमारे तरफ ना एक प्लांट होती है, ठीक है, उस प्लांट को ना बोलते हैं, उसका नाम है थुथुर, ठीक है, उसको कितना भी मार लो, कितना भी कुछ कर लो, वो कभी नहीं टूटता है, ठीक है, जड़ से कभी उखड़ता नहीं है। तो वैसे ही हमारे गांव में लोग, मतलब लोकल लैंग्वेज में, घर में, मतलब जैसे मम्मी पापा या दादा दादी, ऐसे जो बच्चा जिद्दी होता है ना, उसको बोलते हैं ये थुथुर बच्चा है, इसको कितना भी पीट लो, कितना भी कुछ कर लो, आदत से नहीं सुधरेगा इसका आदत, ठीक है। आदत से मजबूर नहीं हो जाते लोग, वही आदत से मजबूर है ये। इसको कितना भी हाई टेम्परेचर पे रिलेट कर दीजिए, कितना भी इसको प्रेशर दे दीजिए, कोई भी हाई से हाई वाली एंजाइम दे दीजिए, इस पर कोई भी असर नहीं होगी, और स्पोरोपोलेनिन सबसे रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाली हो गई। चलो, ये होती है हमारी, बनी होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, एंड पैक्टीन की बनी होती है। ये कुछ नहीं है, ये जो नॉर्मल हमारी सेलुलोज और पैक्टीन की होती है, वैसे ही ये सेलुलोज और पैक्टीन की होती है, ठीक है। यहीं तक नोट कीजिए पहले, ठीक है। इसमें कोई रेजिस्टेंट कैरेक्टर नहीं है। सेलुलोज है तो क्या सेलुलोज करेगा, सेलुलोज तो डिजॉल्व भी हो जाती है, हाँ, और पैक्टीन भी बहुत हद तक डिजॉल्व हो जाती है। लिग्निन नहीं है, पैक्टीन है, पैक्टीन भी डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। वो जो ये बोलते हैं ना कि लिग्निन जो हमारा आगे प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी वाली रूट्स में प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिए। चलो अब देखो, ये तो हो गया हमारा। अब लिखो, ये वाली है, देखो अब जैसे कि हमने पढ़ा, तो अब इसमें से बता दो मुझे कि इसमें से कौन सी हार्ड लेयर होगी। हाँ, जो थुथुर है वही लेयर हार्ड होगी ना, हाँ, आदत से मजबूर है ये, तो ये वाली लेयर हमारी क्या होती है, हार्ड होती है, हार्ड होती है, और ये डिसकंटिन्यूअस होती है। देखो मैं बता रही हूँ क्यों, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और ये होती है हमारी, ये थिन होती है बेचारी, और ये कंटिन्यूअस होती है, एंड लगातार, ठीक है। देखो ये डिसकंटिन्यूअस इसलिए होती है ना, क्योंकि इसका है ना एक जर्म पोर होता है, जहाँ से हमारी क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब निकलता है, ठीक है, पोलन ट्यूब बनेगी, तो ये जर्म पोर के पास एब्सेंट होता है, जर्म पोर, ठीक है, जर्म पोर है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, एग्जाइन, ये एग्जाइन पोर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ से स्पोरोपोलेनिन रिलीज कर रही है, स्पोरोपोलेनिन रिलीज करेंगे तो वहाँ पे अगर रहेगी तो वो नहीं तोड़ पाएगा ना, क्योंकि तोड़ नहीं सकता है स्पोरोपोलेनिन को, ठीक है। तो जर्म पोर है, यहाँ पे लिख लो स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ पोलन करता है, ट्यूब। देखो फ्यूचर में जो आगे बढ़ेगा, जब जाएगी वो फीमेल गैमेट के पास, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब,
कराती है, तो इसके वजह से क्या होता है, जर्मपोर के पास ये स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए समझ गया, चलो नोट कर लिए। इसका यही है बस, थीन और कंटिन्यूअस होता है, और ये आगे जाके पूरा का पूरा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है ये। चलो नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, चलो फिर हो गई हमारी पॉलन ग्रेन। अब है लिख लो कि साइटोप्लाज्म पॉलन ग्रेन का कैसा होता है। लिख लीजिए, यहाँ पे एक बस लाइन है, साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन is surrounded by प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो हो गया हमारा, समझ गया, हो गया। अब हमें पढ़ना है पॉलन एलर्जी। एनसीईआरटी में ना एक पॉलन एलर्जी नाम से भी दी हुई है कि बहुत लोगों को क्या होता है ना, पॉलन से एलर्जी हो जाती है, जैसे उसको स्मेल करेगा या उसको घूट लेगा, मतलब घूटने का मतलब यानी खा जाएगा, कि होता है ना कि जैसे सांस के थ्रू भी आप छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे अंदर चले जाते हैं एयर के थ्रू, तो वो चले जाएगा, तो उससे उसको एलर्जी होने लगती है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है अभी पॉलन एलर्जी। ठीक है, नोट कर लीजिए, चलिए ठीक है, लिख लिया यहाँ तक, चलो ठीक है। फिर अब लिखो पॉलन एलर्जी, सुना होगा आपने नाम कि पॉलन से हमें एलर्जी भी हो जाती है। ठीक है, तो लिखिए पॉलन एलर्जी। ठीक है, देखिए देखो पॉलन एलर्जी क्या होता है कि जो जैसे होता है ना कि पॉलन को यूज़ करने से, पॉलन की वजह से हमें जो एलर्जी हो जाती है उसको पॉलन एलर्जी बोलते हैं। ठीक है, देखिए मेनी स्पीसीज, प्लांट की स्पीसीज बता रहा है ये, देखिए लाइक स्पेशली एनिमोफिलस, एनिमोफिलस प्लांट होती है ना, प्लांट्स। देखो एनिमोफिलस का मतलब क्या होता है, जो एयर से मतलब पॉलिनेशन होता है, तो ये एयर का पॉलिनेशन कराता है, मतलब एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो उसको एनिमोफिलस बोलते हैं। पॉलिनेशन थ्रू एयर और विंड, विंड लिख लीजिए, विंड। ठीक है, हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो उसको बोलते हैं एनिमोफिलस। देखो तो सबसे ज़्यादा हमें एलर्जी होती है तो इसी की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि हवा की वजह से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है ये उड़ेगा। इसकी मतलब पता है आपको, एनिमोफिलस की इसकी बहुत छोटी छोटी सी साइज होती है, जिसकी वजह से हवा से एक जगह से दूसरे जगह चला गया। और हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, एयर ही लेते हैं, हवा ही लेते हैं हम सांस, तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी में, हमारे नाक में डायरेक्टली घुस जाता है। अब बहुत मैक्सिमम अमाउंट में इसी प्लांट का हमारे बॉडी में जाता है। ठीक है, चलिए हाँ, जिसकी वजह से कॉज क्या करता है, ये सीवियर अस्थमा। ठीक है, अस्थमा हो जाती है लोगों को इसके वजह से। ठीक है, चलो ब्रोंकाइटिक, ठीक है, ब्रोंकाइटिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, चलिए इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है हमारा, कि इन्फ्लाम मतलब स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, ब्रोंकाइटिक का मतलब हो गया, ये ब्रोंकियल लिख लीजिए। ब्रोंकाइटिक मतलब जो ब्रोंकियल पार्ट होती है ना हमारी, जो लंग्स का जो चैम्बर, मतलब लंग्स को जाने वाली ट्यूब, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन मतलब जो लंग्स के जिसके थ्रू हमारा लंग्स के थ्रू जाने वाला चैम्बर है, मतलब जैसे एक ट्यूब है लंग्स तक जहाँ पहुँचाने वाला जो ट्यूब है, निजल चैम्बर से होके ब्रोंकाई जाती है ना, निजल ट्यूब में ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, तो ये ब्रोंकाई जो लंग्स तक पहुँचाएगी, तो उसी बार में इन्फ्लामेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है,
चलो ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, आगे आपको ये मतलब ये क्रोनिक अस्थमा होने लगेगा। क्रोनिक मतलब होता है बहुत लंबा दिन तक, मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, ठीक है। लिख लीजिए यहीं पे, इसका मतलब क्या होता है, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब लंग्स से रिलेटेड है, तो रेस्पिरेटरी डिजीज ही हुई, जिसमें क्या हो जाएगी, बहुत लंबे मतलब तक चलेगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ तो आपको ठीक हो जाएगा, आज हुआ अब दवा खा लोगे एलर्जी का तो क्या होगा कि जैसे कि आपको एलर्जी आज हो गई, ठीक है, अब दवा खा लोगे ठीक हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगी। फिर जैसे जैसे दवा का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर उसके कॉन्टैक्ट में आप आओगे तो क्या होगा ना, फिर से स्टार्ट हो जाएगी वो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, सो हो गया डिजीज। अब लिखिए एग्जाम्पल्स। पॉलन एलर्जी कॉजिंग प्लांट्स जो होती है उसका एग्जाम्पल्स लिखिए। देखिए सबसे नंबर 1 पे लिखिए हमारी कैरेट ग्रास, मीन्स पार्थेनियम जिसको बोलते हैं, पार्थेनियम। देखो क्या है ये, ठीक है। देखो कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास है ये, कैरेट खाने वाला कैरेट मत समझ लेना इसको, गाजर नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है, ये इम्पोर्टेड प्लांट है, बाहर के दुनिया से आई थी, हमारे यहाँ नहीं पाई जाती थी ये, इम्पोर्ट वाली, मतलब इम्पोर्ट प्लांट है ये, ठीक है। जो बाहर से होता है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, समझ आ रहा है ना आपको। इम्पोर्ट का मतलब क्या हुआ कि हम दूसरे देश से जो सामान लाते हैं अपने देश में तो उसको इम्पोर्ट बोलते हैं, और हम अपने देश से दूसरे देश के लिए जो सामान भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो ये इम्पोर्ट प्लांट है, मतलब ये बाहर से हमारे देश में आए, हम लाए नहीं। ये भी कैसे आए, इसका भी देख लो कहानी। क्या हुआ कि जैसे हमारी जब स्टार्टिंग में हमारा रिपब्लिक, मतलब हमारी देश जब आज़ाद हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे हमारे यहाँ पे ना अनाज की कमी हो गई थी, ठीक है। जैसे कि चावल गेहूँ, तो गेहूँ चावल तो हमारे यहाँ होता ही था, बट गेहूँ की कमी हो गई थी। तो क्या हुआ, हमने गेहूँ दूसरे देश से लाए, हमारे यहाँ पे गेहूँ दूसरे देश से आया गया, तो उसके साथ, उस गेहूँ के साथ साथ ये वाली कैरेट ग्रास भी आ गई, ठीक है। हाँ, और ये हमारे दूसरे देश के साथ आ गई। और फिर यहाँ पे जब स्टार्टिंग में आप किसी भी चीज़ को लाते हो तो आपको पता नहीं चलता है ना, बाहर से लाए, उसके बाद यूज हुआ, देखा धीरे धीरे कि अब ये इसके वजह से तो लोगों को एलर्जी होनी स्टार्ट हो गई। तो तब लोग ना इसको वीट के साथ डिस्टिंग्यूश कर दिया, मतलब अलग अलग करके छांटने लगे, और समझ में आने लगा लोगों को कि ये हमारे लिए मतलब अच्छी बात नहीं है हमारे लिए ना। वीट तो लोग जनरली सब खाते हैं, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। चलिए लिखिए, लिख लीजिए इसको बस। कम इनटू इंडिया बाय कंटामिनेशन ऑफ वीट, वीट में मिलावट होके आई थी ये, ठीक है, समझे। इसको मिलावट लेके, मतलब मिलावट होके आई थी, ये मिलावट करके भेजा था लोग, तो ये इसको कैरेट ग्रास को इसके साथ भेज दिया था, ठीक है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और है, लिख लीजिए। एमेरेंथस, ठीक है। चलो एक चिनोपोडियम भी होता है, ये भी लिख लीजिए, इसको भी इस वाले से इसी से लिख लो, चिनोपोडियम, ठीक है। ये सब बस नाम लिख लो, इस सब के बारे में उतना डिटेल नहीं पढ़ना है हमें, बस नेम याद कर लो। इस वाले के लिए इसलिए था क्योंकि इसमें हमें बुक में एनसीईआरटी में दी हुई है कि ये इम्पोर्ट हुई थी हमारे एक बाहर दूसरे देश से, तो इसके वजह से लिख लीजिए। चलो ठीक है, चलो नोट कर लो। चलिए ठीक है, सो रहने देते हैं। अब है क्या बोलते हैं इसमें, बस पोलन वाला हमारा ज़्यादा नहीं है, बस एक पोलन प्रोडक्ट देख लेंगे कि पोलन का कैसा कैसा प्रोडक्ट बनता है, और इसके बाद इसकी पोलन विएबिलिटी है, मतलब कि उसकी टेंडेंसी की कितने बहुत सालों तक, आगे देखोगे तो इसमें हजार सालों तक पोलन को ना संभाल के रखा जा सकता है, स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसको पोलन विएबिलिटी बोलते हैं, वो देखेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए सो अच्छे से पढ़ लो, अभी चैप्टर स्टार्ट ही हुई है, तो अगर आप नए हो, चैप्टर नहीं पढ़े हो, तो जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बस ये लेक्चर नंबर 3 है, तो फर्स्ट सेकंड पढ़ लोगे तो और आप एकदम अपडेट हो जाओगे, ठीक है। चलिए
ठीक है, चलिए। सो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।